साकिब चौधरी इस वक्त क्या काम कर रहे हैं? आई एम द फर्स्ट एंड ओनली कंसल्टेंट इन पाकिस्तान। सारी रात जितनी पॉलिसीज हैं डेली बेसिस पर उसको स्टडी करता हूँ। डिजिटल नोमैड वीज़ा आखिर है क्या? खाना बदोश भी डिजिटल हो गए, डिजिटल नोमैड करवाए। अमेरिका बैग भर के डिजिटल नोमैड के वीज़े देगा। आप फेसबुक की इनकम कमाते हैं, आप यूट्यूब की इनकम कमाते हैं, और सस्टेनेबल होना ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट की है। कौन सी कंट्रीज़ इसमें आपको ये डिजिटल नोमैड ऑफर करती हैं? यूरोप की कंट्रीज़ हैं जिसमें नॉर्वे आता है, हंगरी आता है, पोलैंड आता है, पुर्तगाल आता है, चेक आता है, रोमानिया, मैं मल्टीपल कंट्रीज़ हैं। मैं आपको किस किस का नाम लूँ? तकरीबन 60+ हैं। ये सब कंट्रीज़ आते हैं। अब सबका ना फिगर चेंज है। किसी का $3000 पर मंथ, एनम नहीं बात करता, लोग कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। किसी का 4000। दुबई का गोल्डन वीज़ा इसमें आता है। कनाडा का फ्रीलांसर वीज़ा इस कैटेगरी में आता है। ट्यूबर हैं, वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो डिजिटल कोई इन्फ्लुएंसर हैं, फ्रीलांसर हैं, ठीक है ना, अपवर्क पे काम करते हैं, फाइवर पे काम करते हैं, गुरु पे काम करते हैं, अपना गूगल पे कुछ चीज़ें भेजते हैं, अपनी वेबसाइट कर रखे। सर वो सब एलिजिबल है। अमेरिका इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटीज। अमेरिका में एक बहुत बड़ी शॉर्टेज होनी है, तो फिर क्या होना सर? उन्होंने कहना कि जो लोग आए लीगल तरीके से आए। क्या डोनाल्ड ट्रंप के फिर आने के बाद अब चीज़ें ये आपके कहने का मतलब है चीज़ें मज़ीद बेहतर होने जा रही हैं, स्ट्रीमलाइन होने जा रही हैं, स्ट्रीमलाइन। सर उन्हें आईटी कितने लोग चाहिए होंगे? मैं कहता हूँ आईटी किधर से लेगा? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो जो लोग अमेरिका की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमने अमेरिका में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, उसका प्रोसेस, उसका क्राइटेरिया वो क्या है? अगर आप वहाँ पे किसी सिटीजन के साथ शादी करते हैं, ठीक है, तो आपका स्टेटस चेंज होता है। डंकी लगाते कैसे हैं? कौन कौन लोग इसके अंदर मुलविस होते हैं और इसका क्या तरीकाकार होता है? ये डंकी जो है ना, डंकी सर ये ऐसे नहीं स्टैब्लिश होती कि पाकिस्तान में कोई बैठा है और उसने भेज दिया। पाकिस्तान तो उस वीज़े पे जाते हैं वो सर। डंकी इज़ नॉट फेवरेबल इन एनी वे। ये क्राइम है सर, जुर्म है। हेलो एंड वेलकम टू व्यूज़ मैटर पॉडकास्ट। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद अपना मुल्क छोड़कर जा रहे होंगे, किसी बाहर के मुल्क जाने का प्लान कर रहे होंगे या जा चुके होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे आप सुन रहे होंगे जो बाहर के मुल्क जाना चाह रहे होंगे या शायद कुछ जा चुके होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आपके आसपास होंगे, या शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो प्लान कर रहे होंगे, जो डिस्कस कर रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि हमने बाहर किसी मुल्क जाना है, हमने कनाडा जाना है, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमने अमेरिका जाना है, हमने मिडल ईस्ट में जाना है, हमने टर्की जाना है। बहुत सारे उनके माइंड में चीज़ें इस वक्त चल रही होंगी, लेकिन कन्फ्यूज्ड हमें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। कुछ लोग डायरेक्शन उनके पास नहीं होती, कुछ के पास हमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नज़र आती है कि हम किस तरह से बाहर जाएंगे, हमें कोई राइट बंदा नहीं मिल रहा जो हमें राइट गाइड कर पाए। कुछ लोग ये शिकवा करते हैं कि यहाँ पर फेक कंसल्टेंसी दी जा रही है, गलत गाइड किया जा रहा है, पैसे बटोरे जा रहे हैं और सही मालूम नहीं है उनको। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट के जो मेहमान हमारे साथ हैं, वो आपको आपके तमाम तर सवालों के जो जवाब है ना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो के अंदर तमाम तर जो सिनेरियो है, तमाम तर जो चीज़ें हैं, आपको आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जो गेस्ट हमारे साथ हैं, इनका नाम है साकिब चौधरी और ये फर्म ग्लोबल के प्राइवेट के CEO हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने आज टाइम निकाला व्यूज़ मैटर पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, और बहुत शुक्रिया आपकी पॉडकास्ट का डार साहब, एंड थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया अपनी पॉडकास्ट में आने का। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स हैं व्यूज़ मैटर के, उनको थोड़ा सा आप क्लियर कर दें कि साकिब चौधरी इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, और ये भी बताएं कि आप इस फील्ड में क्यों आ गए हैं, इस कंसल्टेंसी की और एक फ़र्म को क्यों चला रहे हैं आप। ठीक है, थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरी जो स्टडीज़ हैं वो थी FC कॉलेज से। स्कूल मेरा क्रेसेंट था, फिर मेरी वहाँ से FC कॉलेज से हुई। तो उसके बाद क्योंकि जो मैंने पिक की, बस मेरी पूरी फैमिली जो लॉ में है, मेरे वाल साहब भी तो इसी तरह, तो बस मुझे शौक़ था, या कह लें कि मुझे फ़ॉरेन सर्विसेज का बड़ा शौक़ था। शुरू से कि एम्बेसी में या एविएशन का शौक़ था। फिर मेरे कुछ दोस्त ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, खालिद शेरदिल शहीद साहब हैं, हमने इकट्ठे एक एयरलाइन लाने का भी प्लान किया। हमारी एक इमिग्रेशन कंपनी बनाई हमने, एक स्टूडेंट कंसल्टेंसी की भी बनाई, लेकिन उनका कराची क्राफ्ट में वो शहीद हो गए। तो उसके बाद सर मैं रह गया था अकेला।
तो मैंने अपनी लॉ फर्म फिर फर्म ग्लोबल के नाम से इस्टेब्लिश की। जो फर्म नाम है ये भी मेरे दोस्त खालिद शेरदिल शहीद साहब ने ही रखा है और पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट से में से है। और दूसरी है कि मेरा इसमें आने के, क्योंकि मेरी सर सर्विसेज ही कुछ ऐसी नहीं है, यानी कि एविएशन से रिलेटेड रहा, फिर मैं गवर्नमेंट के किसी ना किसी हिस्से का पार्ट रहा, आईटी मिनिस्टर के साथ मैं एज ए फोकल पर्सन एडवाइज़र भी रहा। उसके बाद सर मैं आपका ITAP का एम्बेसडर हूँ अभी भी पाकिस्तान का। इसके अलावा मैंने एक कॉन्सलेट में एज ए सेक्रेटरी कोऑर्डिनेटर या फर्स्ट सेक्रेटरी सर्व किया। और उसके अलावा मैंने वही जो अमेरिकन डायरेक्टरी ऑफ प्रोफेशनल में नॉमिनेट भी हुआ, अवॉर्डेड भी हुआ। मतलब टोटल अगर मैं कहूँ एक लंबी डिटेल है, कई मेडल्स दिए अल्लाह ताला ने मुझे इसी फील्ड में। तो मैं प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं UNO को भी और मिशनरी को साउथ अफ्रीका में सर्व किया। तो मतलब मुख्तलिफ हिस्से देखें तो आपको वो इसी से रेलिवेंट मिलेंगे, यानी मैं अपनी उससे हटा नहीं। तो जब अब आ गई मेरी वो स्टेज कि ना मुझे किसी ने लेना था कि जी को मैं कॉन्ट्रैक्ट पे गवर्नमेंट में चला जाऊँ, तो अब मैंने सोचा कि मैं अपनी तो वही लॉ फर्म को प्रॉपर करता हूँ। और वो मैं तकरीबन अगर आप कहें कि कितना अरसा हो गया, तो इस काम में मुझे कोई 30+ ईयर्स हो गए। लेकिन अगर आप कहें कि जो लॉ फर्म जो मैंने प्रॉपर खालिद शेरदिल शहीद के साहब के साथ तो बड़ा अरसा किया, उनकी शहादत के बाद फिर मैं उसको अपने साथ, मेरे को लॉयर्स का बैज है पूरा, हम इंडिपेंडेंटली अब लेके काफ़ी अरसे से चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरा प्रोफेशन है वो मेरा शौक़ है। मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, होता ये कि जो प्रोफेशन होता है ना, वो कई लोगों का ना शौक़ नहीं होता, चूज़न नहीं होता, वो बस कहते हैं हादसाती तौर पे। लेकिन ये जो मेरा शौक़ था उसी को मैंने अडॉप्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज। राइट। अच्छा ये बताएं कि अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो उस बंदे से कनेक्ट होना चाहते हैं जिसको हर चीज़ पता हो, जिसको मामला पता हो, कहाँ पे किस जगह पे कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो आप किस तरह से अपने आप को अप टू डेट रखते हैं तमाम सूरत हाल से? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने डॉक्टर साहब। अच्छा मैं अप टू डेट कैसे रखता हूँ सर? अभी अगर मेरे कोई कोऑर्डिनेटर या जो मेरे साथ मुझे असिस्ट करते हैं वो लोग मेरे साथ होते तो वो आपको बताते कि सर मैं सारी रात जितनी पॉलिसीज़ हैं डेली बेसिस पर उसको स्टडी करता हूँ। डेली मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बेड पे जाता हूँ और मैं ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। और मैं ये फ़ख्र से नहीं कहता, मैं इसको बड़ी आजिज़ी से कहता हूँ कि आई एम द फर्स्ट एंड ओनली कंसल्टेंट इन पाकिस्तान जो आप कॉन्सेप्ट सुना होगा, अमेरिका में लोग मेरे पास जो आते हैं, मेरी कॉल भी, मुझे पेड कॉल लेता हूँ मैं और मेरी अपॉइंटमेंट भी पेड होती है। ठीक है, उसकी रीज़न है कि अभी मैं आपके पास बैठा हूँ, आप एक न्यूट्रल है, हमारी फर्स्ट मुलाकात है, हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके साथ। क्या आपने मुझे कोई स्क्रिप्ट दिया या मैंने आपसे लिया? नहीं, वो स्टडी बेस है सर। मैं ओपन हूँ, आप लाइव कॉलर भी लेंगे, मैं आंसर करने को तैयार हूँ। तो मैं स्टडी से डेली बेसिस पे करता हूँ। ये उस टोटल का माखज़ बयान किया मैंने आपको। अच्छा, ये जो आपने चीज़ बताई है ये बड़ी अच्छी है और मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन ये करूँगा कि जो सवालात मैंने लेने हैं वो कुछ आजकल कन्फ्यूजन भी हैं पॉलिसीज़ के हवाले से, उस पर भी मैं आपसे चाहूँगा कि आपका कमेंट हो। ख़ासतौर पे मैं अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज़ कहाँ पर किस तरह कैसे क्या काम करना पड़ता है उस पर बात करेंगे। लेकिन इस सारे से पहले साकिब साहब, जो मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है वो आजकल एक टर्म चल रही है डिजिटल नोमैड वीज़ा। ये बहुत लोग, उनके लिए नया एक वर्ड है। मैंने भी इसको अभी रिसेंटली इसको सुना है और मैंने सोचा कि जानने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल नोमैड वीज़ा आखिर है क्या और किस तरह से हासिल किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने 2 साल पहले ये बात की थी और पाकिस्तान में आप यू आर द फर्स्ट एंड ओनली, ये आपको क्रेडिट जाता है, आपको वो क्रेडिट जाने लगा है जो शायद किसी ने पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया ही नहीं है। अभी आप मुझे बताएं, आपको पता है इस दफ़ा हमें फॉरेन रेमिटेंस कितनी आई है? बताएं। $3 अरब से ज़्यादा की है। ये CM साहब, अपना PM साहब ने अनाउंस किया कैबिनेट मीटिंग में। कहा उसकी रीज़न क्या है? किसी ने कभी तवज्जो नहीं। आप क्या समझते हैं ये जो फॉरेन रेमिटेंस है ये ओवरसीज़ ने भेजी है? नहीं सर, ये आपके यूट्यूबर, ये आपके ड्रॉप शिपिंग करने वाले, ये उन लोगों ने भेजी है। अब आप कहेंगे कि डिजिटल नोमैड की बात और आप बात उसकी कर रहे हैं। आप एक एंकर हैं, पॉडकास्ट करते हैं, आपका चैनल है, आपके चैनल की सोर्स क्या है? यूट्यूब, डिजिटल, सोशल मीडिया। बिल्कुल, सोशल मीडिया से आपकी इनकम आती है। एक इनकम 3,000 से शुरू हो जाता है सर। आप किसी मुल्क की TRC ले सकते हैं। 60 से 70 कंट्रीज के लिए एलिजिबल हो जाता है एक यूट्यूबर
जो 3,000 से ऊपर शुरू हो जाता है, कोई मुल्क $3,000 पर मंथ, अच्छा ये पर एनम होता है। आपको थोड़ी सी गुजारिश करता जाऊँ, हम पॉडकास्ट जो कर रहे हैं हम एक आम लोगों की कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ किसी प्रोफेशनल को बिठाएंगे तो मैं बाय लॉ बात करूँगा, इल्म और हिकमत को लेके चलना पड़ता है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आम पब्लिक आपकी वो समझे, ठीक है सर। तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं पर मंथ। यूरोप की कंट्रीज़ हैं जिसमें नॉर्वे आता है, हंगरी आता है, पोलैंड आता है, पुर्तगाल आता है, चेक आता है, रोमानिया, मल्टीपल कंट्रीज़ हैं। मैं आपको किस किस का नाम लूँ, तकरीबन 60+ हैं, ये सब कंट्रीज़ आते हैं। अब सबका ना फिगर चेंज है। किसी का $3,000 पर मंथ, एनम नहीं बात करता, लोग कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। किसी का 4,000, दुबई का गोल्डन वीज़ा इसमें आता है, कनाडा का फ्रीलांसर वीज़ा इस कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। और मैंने एक पॉडकास्ट में पहले किसी की मैं कहा था कि अमेरिका बैग भर के डिजिटल नोमैड के वीज़े देगा। बट देखिए ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, वो वादे निभाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी कंपेन का हिस्सा थे। और जब ये सब वक्त गुजर जाएगा फिर आप देखिएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। अब आ जाते हैं डिजिटल नोमैड, ये सारी बातें इससे रेलेवेंट है। ये आपको मैं इससे बताता जाता हूँ सर, डिजिटल और नोमैड, अगर मैं आपका टाइम ना लूँ तो मैं इसको आम लोगों के लिए, क्योंकि ये पहली पॉडकास्ट है प्रॉपर डिजिटल नोमैड पे, आपने मुझसे सवाल किया, मैं बताता हूँ सर। आज से पुराने वक्तों में चल जाए, नोमैड खाना बदोश तब भी होते थे। अगर आप अपने परदादा या उनके कोई पुराने लोगों से कभी स्टोरी सुनी हो तो कहते यार जब हम पहले मुल्कों में जाते थे तो बॉर्डर पे वो नेज़े वाले खड़े होते थे, तो जो दूसरे लोग होते थे ना आम लोग, उनको इजाज़तनामा दिखाना पड़ता था, बादशाह का, हुक्मरान का, गवर्नर का। बिल्कुल। लेकिन सर जो ये जो होते थे नोमैड, जो जिन्हें हम खाना बदोश कहते हैं सर, इनको तब भी वेलकम किया जाता था। अब पूछे क्यों करते थे सर? ये अपने साथ इंडस्ट्री लेके चलते थे। इंडस्ट्री कौन सी? वो जो रिमोट इनकम क्रिएट करती है। रिमोट इनकम कौन सी इंडस्ट्री क्रिएट करती है सर? ये अपने साथ मवेशी माल लेके चलते थे। मिल्क इंडस्ट्री, चीज़ इंडस्ट्री, ठीक है सर, फूड मीट इंडस्ट्री, ठीक है सर, लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, नमरियस इंडस्ट्री। अब वो जब वो वहाँ जाते थे तो उस टाइम की तो बेसिक नीड ही ये थी ना। आजकल की याशी पिज़्ज़ा है ना, उस वक्त की याशी दूध पीना ही होती थी, गोश्त खाना बहुत बड़ी याशी होती थी। तो वेलकमिंग थे, वो उनको वहाँ पे आने देते थे, उनको जगह देते थे, उनको बैठने की करने की देते थे। अब आ जाते हैं ये पुराने एरा की बात। अब सर डिजिटल हुआ, आपके टीवी चैनल डिजिटल हो गए ना, सोशल मीडिया डिजिटल हो गया, ठीक है सर, आपकी इनकम डिजिटल हो गई, बैंकिंग डिजिटल हो गई, आपकी ऐप सारी डिजिटल हो गई। तो सर खाना बदोश भी तो डिजिटल होते हैं, थीफ आपके चोर डिजिटल हो गए, साइबर क्राइम आ गया, पुलिस यानी कि डिजिटल हो गई। तो फिर खाना बदोश क्यों पीछे रहते सर? खाना बदोश भी डिजिटल हो गए, डिजिटल नोमैड करवाए, और उनके लिए पॉलिसी फिर वही है, एलिजिबल है सर। ठीक, अब आप इस पे मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर करने को रेडी। तो अब ये कौन सी कंट्रीज इसमें आपको ये डिजिटल नोमैड ऑफर करती हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग जा सकते हैं, कौन कौन सी वो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी इनकम, ये सारी चीज़ें इसको भी क्लियर करते हैं। जी बात डॉक्टर साहब बड़ा सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका जो बेसिक्स है ना वो सबकी एक है, वो आप सुने क्या, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो अदर देन योर ओरिजिन होनी चाहिए, नंबर 1। यानी कि आप जिस कंट्री में, आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो वो जो आपकी इनकम है वो पाकिस्तान से नहीं जनरेट होनी चाहिए, पहला असूल। दूसरा, वो इनकम का जरिए जो वो डिजिटल होना चाहिए, सोर्स डिजिटल। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या, यूट्यूब की अर्निंग, चाहे वो टिकटॉक की अर्निंग हो जाए, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अमेजोन पे करते हैं, प्राइवेट करते हैं, अपनी वेबसाइट पे करते हैं, वो हो सकती है। आप फ्रीलांसिंग करते हैं, हो सकती है, ठीक है। आप कोई क्रिएटर हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ ऐसी आउटसोर्स करते हैं। हाँ, इसमें मैं बताता हूँ, डिजिटल करेंसी नहीं आती, स्टॉक्स नहीं आते, फॉरेक्स नहीं आता, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के अलावा आप फेसबुक की इनकम कमाते हैं, आप यूट्यूब की इनकम कमाते हैं, और सस्टेनेबल होना ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट की है। वो क्या चीज़ है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें यूरोप की कोई कंट्री है, ले लेते हैं हम माल्टा ले लेते हैं, चले माल्टा लोगों के लिए मुश्किल वर्ड होगा, यूरोप में कोई इजी, पुर्तगाल ले लेते हैं, पुर्तगीज़। फ़र्ज़ करें पुर्तगाल कहता है जी कि आपकी 3,000 पर मंथ की अगर इनकम है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं बामशमूल इसके। अब वो 3,000 सर आपकी
पर मंथ कैसे निकलती है, यानी कि आपने एक महीने में 3,000 की, उससे महीने फिर 3,001 कर ली, फिर $3,005 कर ली, इस तरह आप करते गए, एक दफ़ा आपकी 2,999 हो गई, तो सस्टेनेबिलिटी से आप बाहर निकल गए, आप एलिजिबल नहीं रहे। आपकी इनकम जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, जो 3,000 की फिगर है ना उससे बिलो नहीं जानी चाहिए। सब प्लेटफॉर्म्स के लिए जी, सबके लिए सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। अगर कोई मुल्क कहता है $5,000 पर मंथ निकलती है, उसकी एनम निकलती, मैं इजी कर रहा हूँ आपके व्यूवर्स के लिए, तो वो 5,000 ही रहना चाहिए, 4,999 भी नहीं होना चाहिए, सेंट में भी नीचे ना आए। अच्छा, देखिए जो पॉलिसी है, देखिए अगर ओवरलुक करने के जाए, एक बंदे ने मेरी आजमाइश की अभी, वो ड्रॉप शिपिंग करते थे, उन्होंने किसी एक और क्लाइंट की, उन्होंने फॉरेक्स का उनका बिजनेस करवाया, तो उनकी पेमेंट्स ड्रॉप शिपिंग उनकी करवाई, उन्होंने ट्रायल किया कि शायद मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, नाम नहीं लेता, किसी की पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए, ठीक है सर। उन्होंने उसकी करवाने के बाद मुझे तकरीबन 6 महीने की जब स्टेटमेंट उनकी जनरेट हो गई, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है एम्बेसीज की, तो सर उन्होंने उनका अप्लाई किया, उनका कनाडा का लगा, उन्होंने दुबई का गोल्डन वीज़ा लगवाया और यूके का वीज़ा लगवाया, और आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, आप, मैं उसको मिलवा भी दूंगा, आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा। उन्होंने कहा, और वो उसके बाद अमेजिंगली सरप्राइज भी हुआ, और मुझे कहा यस यू आर राइट, बिल्कुल होता है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमारे कुछ जो लोग हैं जो इस डिजिटल एरा का हिस्सा हैं, जो ड्रॉप शिपिंग्स करते हैं, ठीक है, उनको आप करें। अच्छा, इसमें एक और बात बताता चलो मैं, इसी से रेलेवेंट है, जो लोग ये समझते हैं ना कि यार वो, ये भी एक गांव की इन्वेस्टिगेशन भी की थी किसी एंकर साहब ने, बड़े अच्छे एंकर हैं एक चैनल के, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि आया उस गांव के सारे लोगों के पास यूट्यूब का बटन। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा चले, मैं सबकी बात नहीं करता, उसमें 3 की बात करता हूँ। एक आदमी था दुबई में, वो दुबई से वापस आ गया, दुबई में वो 1,200 दरहम कमाता था, यहाँ आने के बाद वो 1 मिलियन कमा रहा है, डिफरेंस आ गया ना सर, ठीक है सर। अब उधर के गांव में फिर एक और भी यहाँ पे फैमिली थी, वो इंडोनेशिया किसी के कहने पे चली गई, मैंने उनसे रब्ता किया, उनको मैसेज छोड़ा, मैंने कहा सर आप गलत चले गए, आपने 20 लाख रुपए अपना ज़ाया कर दिया, जबकि आपको इतने पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप डिजिटल नोमैड में बिल्कुल फिट हैं, यूरोप की किसी कंट्री को पिक करें, मोर देन वेलकम, आए, मैं आपको असिस्ट करने को तैयार हूँ। तो कहने की बात ये है कि सर जितने यूट्यूबर्स हैं उन्हें पता नहीं, मिसाल में नाम नहीं ले सकता, नाम लूंगा तो पता नहीं आपकी पॉलिसी क्या है। एक बहुत अच्छे टिकटॉकर, अच्छी इसमें तालीम नहीं आती सर, एक बंदा है जो गाँव स्कूल के पास से नहीं गुजरा, वो बहुत बड़ा इस टाइम टिकटॉकर भी है, अच्छा मैं नाम नहीं लूंगा अगेन, ठीक है ना सर, वो इस टाइम लीडर है बहुत बड़ा टिकटॉक का, ठीक है, उसके बाद कहीं का गोल्डन वीजा भी है। आपको मजे की बात बताऊं कि स्कूल के पास से नहीं गुजरा, आप मुझे बताएं वो 70 कंट्रियों में जा सकता है, और आप क्या कहते हैं वीजा, TRC पे सर, टेम्परेरी रेजिडेंट परमानेंट। अच्छा जी, अब यहाँ से कुछ कंट्री की पॉलिसी वो D दे देती है वीजा, वहां जाके कन्वर्ट हो जाता है, कुछ विजिट देते हैं और आपको देखते हैं कि आपकी इनकम रिमोटली उनके कंट्री में आती है कि नहीं। अब आप कहते हैं मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, आप कोई मतलब आर्जी तौर पे किसी कनेक्शन करके, तो आप आर्जी तौर पे ट्रांजैक्शन करके आप ले लेते हैं, अब कंट्री में पहुंच गए, उन्होंने आपको 2 महीने के बाद आपने TRC भी ले ली, अब आपकी साल के बाद एक्सटेंशन है, वो कहते हैं कि हाँ जी अपनी बैंक स्टेटमेंट दें, अब वहाँ के अकाउंट में अगर आपकी रिमोट इनकम ही नहीं ट्रांसफर हुई वो तो आपको नहीं देंगे ना, तो नहीं देंगे आपको, बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें, यानी कि पाकिस्तान से भी और इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क, बांग्लादेश, एनीवेयर सर, यहाँ से लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल सर, जिनको पता है, जिनको पता है। पाकिस्तान से मैं आपको बड़े बड़े नाम कुछ गए सर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, श्योर करता हूँ, ये आपकी पहली पॉडकास्ट है जो जब भी ऑन एयर होगी इंशाल्लाह, जो लोग हैं जो सुन रहे हैं, आपके चैनल के तवस्सुत से आपकी खूबसूरत आवाज़ जिस तक पहुँच रही है, मैं उनको कहता हूँ वो यूट्यूबर हैं, वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो डिजिटल कोई इन्फ्लुएंसर हैं, फ्रीलांसर हैं, ठीक है ना, अपवर्क पे काम करते हैं, फाइवर पे काम करते हैं, गुरु पे काम करते हैं, अपना गूगल पे कुछ चीज़ें भेजते हैं, अपनी वेबसाइट कर रखे, सर वो सब एलिजिबल है, फ़र्क सिर्फ इनका है, कोई 3,000 पे एलिजिबल है, कोई $2,500 पे एलिजिबल है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, कोई 5,000 पे, कोई 4,000 पे एलिजिबल सब है। एंड क्विकली अगर आप मुझे बताएं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे मैं एलिजिबल हूँ, जो आप मुझे क्राइटेरिया बता रहे हैं, इतने पैसे मेरे पास आते हैं और सस्टेन भी हैं, तो व्हाट शुड आई डू? नथिंग सर, you have to what we need 6 month bank statement, we need pick the country, if
आई मीन यू आर अर्निंग 3,000 अ मंथ, सस्टेनेबल है। मैं आपको 4 कंट्री देता हूँ जो उसमें आप जा सकते हैं, कोई भी 4 कंट्री, यूरोप के देता हूँ, इसमें साउथ अफ्रीका भी दे रहा है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड द चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन? सर रिजेक्शन मुझे दिखाएं, मैं आपके प्रोग्राम पे बैठा हूँ, अम्बेसी भी सुन रहे हैं, अम्बेसी के वीज़ा ऑफिसर भी सुन रहे हैं, मैंने खुद सर्व किया हुआ है कॉन्सुलेट में, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, आपको रिफ्यूज़ करके दिखाएं, बंदा जेन्युइन हो, डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो, मैं बैठा हूँ, रिफ्यूज़ करें, उस पर अपील बनती है सर। देखिए विजिट वीज़ा पे अपील नहीं बनती, लेकिन ये कैटेगरी और मींस नोमैड के ऊपर अभी मैं इसका जीरो सर चीज़ें सामने आने जा रही सर। हैं। आपके पास कोई गैजेट है, खोल के मुझे एक रिफ्यूजल दे दे, मैं आपके प्रोग्राम में जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें बड़ी ध्यान से सोचनी समझनी चाहिए, उस पर काम भी करना चाहिए, क्योंकि अभी वाकई इसकी अवेयरनेस मेरी तरह के लोगों को भी समझ आ रही है बातें, तो बहुत सारे लोग अभी जो देख रहे हैं डेफिनेटली वो भी समझेंगे और इस पर भी काम करना शुरू करेंगे। किस तरह से डर से आप बहुत बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छा, अब आपको गवर्नमेंट को आपको बुला के अवार्ड देना चाहिए इस प्रोग्राम के बाद। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, आप सीरियस लेना थोड़ा सा, क्यों दें अवार्ड आपको, पता है भाई मेरे, अगर आपने 50 बंदों को भी अवेयरनेस दे दी ना, तो पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंस ने आना है ना, उसका क्रेडिट नहीं देंगे आपको सर। ये जो गेमें बना रहे हैं ना, गेमें, उनको गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिए हैं। मैं पीएम साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि पीएम साहब इस पे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, कि बंदा जेन्युइन हो। मैं 2-3 बंदों को जानता हूँ सर, उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गवर्नमेंट ने कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, हमें फॉरेन रेमिटेंस आ रही है। अच्छा, फिर दूसरी कंट्री क्यों बुला रहे हैं आपको? पता क्यों बुला रहे हैं कि सर कौन नहीं वेलकम करेगा। यूरोप की एवरेज इनकम बताएं आप, मैं बैठा हूँ, चेक कर लें, आपके पास कोई गैजेट है तो। किसी की होगी 1500 यूरो, किसी का 1800 यूरो। जब आप उधर 3000, 4000, 5000 यूरो लेके जाएंगे तो वो आपको क्यों नहीं वेलकम कहेंगे सर? उनकी एवरेज इनकम से ज़्यादा। दैट्स अ वेरी 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 गुड न्यूज़ फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसको तो हमने, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है। मेनली अब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान छोड़ने की, या क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो उनके दोनों के लिए बात जानी ज़रूरी है कि कंट्री सिलेक्शन की हम बात करें तो लोग बड़े कंफ्यूज नज़र आते हैं। कोई कहता है यार मेरा वो जाने वाला ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने वहाँ जाना है। कोई कहता है नहीं यार अमेरिका बड़ा अच्छा है, वहाँ पे बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ है, वहाँ चलेंगे। पहले तो सर हम कंट्री को डिफाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक और चीज़, वो ये है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। जी प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको भी रिसेंटली सुना भी था कहीं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, और कुछ कन्फ्यूजन भी चल रही है कि जी ट्रंप साहब आ गए हैं तो जो अमेरिका वाले मामला थे ना वो कठाई में पड़ गए, और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी ख़राब हो गई हैं। अब हम अमेरिका नहीं जा सकते, अब वो बाहर लोगों को निकाल रहे हैं अमेरिका से, और अब अमेरिका को भूल जाओ। पहले तो जरा मुझे यूएस की बात करते हैं, उसके बाद फिर अदर कंट्रीज पे चलेंगे। यूएस के बारे में बताइए। जी बिल्कुल सही है, आपने मेरा प्रोग्राम देखा भी होगा, थैंक यू। अब मैं आपको बड़ा सिंपल आंसर करता हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताएं, जो ट्रम्प साहब हैं, जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने कुछ प्रोमिसेस कमिट किए थे पब्लिक से, ठीक है, अब उनको उन्होंने निभाना था, नंबर 1। तो पहला मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो लोगों के जहन में क्वेश्चन है, जो डरे बैठे हैं, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूँगा, सर ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं? चलो मैं पहले लोगों की बात कर दूँ, दिल की जो देख रहे हैं वो, ताकि उनके दिल धड़कन थोड़ी ठीक हो जाए। क्या कह रहे हैं? कह रहे जी इधर आओ, इंडस्ट्री इधर लगाओ। कहा है उसने, कहा है ना, उन्हें टेरिफाइड किया। क्यों किया है? कि ताकि इंडस्ट्री उसके मुल्क में लग गई सर। इंडस्ट्री, लेबर कहाँ से आएगी? दे आंसर मुझे। चले निकाल दिया सबको। आप मैं 7 दफ़ा गया हूँ अमेरिका सर, 7 टाइम आई बीन इन अमेरिका। मैंने कभी किसी गोरे को वो काम करते नहीं देखा जो मैक्सिकन, जो कि स्पेनिश मैक्सिकन के लोग, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, इंडिया के मेरे भाई, ये सब लोग काम करते हैं, फिलिपाइन के, ये तो नहीं करते। इन्होंने पीछे ये कहा भी है, पार्लियामेंट में बहस भी हुई है तो भाई ये मेरे घर का काम कौन करेगा, हम तो नहीं करते। ये तो कंटिन्यू नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 जी, बैन कर दो पाकिस्तान, कर दे बैन, क्या फ़र्क पड़ेगा सर? 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने बैन करेगा, उतनी स्पीड से वीज़ा देगा। मैं फिर क्या, मैंने कहा है सर, आप फिर पॉडकास्ट कर सकते हैं, मुझे लाइव ले सकते हैं फ़ोन पे, अगर मेरी बात, कुछ अर्सा सब्र करें सर। जब भी कोई इमारत गिरती है, किस लिए गिरती है? दोबारा बनने के लिए। डिसकंस्ट्रक्शन मीन्स कंस्ट्रक्शन, इसका कोई दूसरा आंसर नहीं है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ गिरती है ना, वो अच्छी बनने के लिए गिरती है। या आपका बिल्डिंग, आपका स्टूडियो ना, या पता कब तोड़ेंगे? जब आपने इसे और अच्छा बनाना होगा, कि तोड़ के घर चल जाएंगे। तो अमेरिका इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटीज।
अब क्या कह रहे हैं वो जो लोग डरे बैठे, मेरे प्रोग्रामों में कह रहा हूँ बार बार कि सर अभी तो वो कह रहे हैं कि जो वो वहाँ पे है ना वो पकड़े ना जाएं, अपने तौर पे वो बता के जी हम वापस जा रहे हैं, ताकि उनको नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो उसको पकड़ लेते हैं इमिग्रेशन या होमलैंड सिक्योरिटी या कोई इदारा, तो फिर तो दोबारा नहीं जा सकेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी हो गई ख़राब। लेकिन अगर वो अपने तौर पे उस मुल्क को लीव द कंट्री लेते हैं, जो प्रॉपर वे है उन्होंने अडॉप्ट किया होगा, ऑब्वियसली हमेशा किया कंट्रीज़ ने, तो वो फिर दोबारा उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब फिर क्या होगा सर, अब जो वीज़े लगेंगे ना सर, वो जब इंडस्ट्री लगनी है, लोगों की वहाँ पे शॉर्टेज होनी है ना, पहले तो कोविड ने इतनी शॉर्टेज की है सर। पाकिस्तान में कभी आपने सुना था कि यूरोप के वर्क परमिट लोगों के पास है? ये शॉर्टेज पूरी दुनिया में हुई लेबर की, और उसकी रीज़न कोविड था। अब क्या हो रहा है, अमेरिका में एक बहुत बड़ी शॉर्टेज होनी है, तो फिर क्या होना सर, उन्होंने कहना कि जो लोग आए लीगल तरीके से आए, लीगल चैनल से आए। तरीका भी यही है सर। मैं तो कंडेम करता हूँ लोगों को, मना करता हूँ मैं कि ये इनलीगल वे से ना जाए, ये एजेंटी कॉन्सेप्ट खत्म करें। बेसिकली वो उसके खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी के, और सब उसके खिलाफ है। मैं भी सर शुरू से एक ही बात करता है, मैंने वो तो क्या मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या डोनाल्ड ट्रंप के फिर आने के बाद अब चीज़ें ये आपके कहने का मतलब है चीज़ें मजीद बेहतर होने जा रही हैं, स्ट्रीमलाइन होने जा रही हैं, स्ट्रीमलाइन। सर उन्हें आईटी कितने लोग चाहिए होंगे, मैं कहता हूँ आईटी किधर से लेगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में, मैं कहता हूँ जी, आप जैसे नौजवान जो है, हमें तो आते ही कुछ नहीं आईटी का, जो आपके पास इल्म है। मैंने देखा कि अमेरिका में इंडिया ऑन द टॉप है आईटी में, पाकिस्तान भी एक अच्छी पोजीशन पे, और बंगाली उससे थर्ड पे, फोर्थ पे आ जाते हैं। तो ये आईटीज़ में ही लोग हैं। हम अपनी कंट्री की बात करें ना, फिलिपाइन की कर लें, श्रीलंका की कर लें, यही लोग हैं सर, और उन्हें किसने काम करना है? इनकी डिमांड तो है वहाँ पे, इनकी, बल्कि दुनिया भर में हम देखते हैं जो टेक्निकल लोग, उनकी डिमांड होती है, इंजीनियर्स की होती है, डॉक्टर्स की भी होती है। लेकिन जो अदर देन दैट हैं, जिस तरह से मैं मिसाल देता हूँ, जो जिन्होंने मीडिया पढ़ा है, जो जर्नलिस्ट लोग हैं, जो आर्ट्स पढ़ चुके हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है? देखिए सर, बड़ी अच्छी बात की हमने। देखिए मैं आपकी बात करता हूँ, ठीक, आप एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना। अब आप कहते हैं ये मैं ना आईटी का हूँ, ना मैं टेक्निकल हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अब दो चीज़ें होती हैं सर। आपको पता है कि जर्नलिस्ट जो प्रॉपर जैसे आप हैं या आप जैसे कोई और भाई हैं, उनको भी नहीं पता है कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, वो किस बेसिस पे, किस मुल्क पे बड़े अच्छे सेटल हो सकते हैं। क्योंकि वजह क्या है सर, ट्रैवल एजेंटों के हाथ में तो आपने कंसल्टेंसी दी हुई है, लॉ फर्मों के हाथ में क्यों नहीं देते? या रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले जो हैं, जिनको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डील करती है, वो तो दुबई, मस्कत और इधर भेजते हैं, उधर लेबर जाती है। अब आप जैसे लोग किन के पास जाएंगे सर? मेरे पास जो क्लाइंट है ना, वो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है ना। तो वो क्या नहीं जाते हैं, लेकिन प्रॉपर वे से। अब शुक्र ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, वो थोड़ा इनिशिएटिव लिया है। अब वो भी कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी, कोई रेगुलेट इदारा बनाए ना। एक लॉ फर्म है, उसके पास बंदा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वकील है, प्राइवेट लिमिटेड है, कोई एक शुमारिया करें। अब आप जैसे बंदों के लिए अमेरिका ने क्या करना है, ये भी मैं आपको बीच में बताने लगा हूँ, ताकि इन डिटेल आपको पता चल जाए। सर अमेरिका ने अब अपना इमेज बिल्ड करना है। अभी तो इमेज खराब कर रहे हैं, फिर उसने करना है इमेज बिल्डिंग की तरफ जाना है। तो इमेज बिल्डिंग को ट्रंप साहब तो नहीं अपने माइक पे कहेंगे ना। अब एशिया में लोग उसके खिलाफ हैं, तो एशिया के लोगों को आगे लाएगा ताकि वो इमेज को दोबारा बहाल करे। अमेरिका की 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, जिस मुल्क के साथ सख्त होता है ना, उसके साथ प्यार करता है। रिकॉर्ड निकाल के देखें, जिस मुल्क पे वॉर की है ना अमेरिका ने, खुद या किसी के थ्रू, उसी मुल्क में सबसे ज़्यादा वीज़े दिए अमेरिका ने। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात करता हूँ, आप इसको चेक कीजिएगा कभी। 8.5 लाख अफगानी पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया, वो हमारे खाला जी के बेटे तो नहीं है, अमेरिका के ही है ना। अमेरिका ओबलाइज करता है, ट्रंप ने उसको रोका है वक्ती तौर पे। अब क्या करता है मुझे नहीं पता, ये उनका, लेकिन ये होना यही है। एंकर्स ने, आप जैसे बंदों ने, अमेरिका उनको भी फैसिलिटेट करेगा, यार हमारा इमेज बिल्ड करो, ठीक है ना। फिर वो आईटी है। अब आप लेबर पे आ जाएं, आप पढ़े लिखे, आप तो सेटल हो जाएंगे सर। आपकी तो अगर ग्रेजुएशन प्लस कोई भी 16 ईयर्स की BS डिग्री है, तो भी आपको अमेरिका में मिलेगा मौका, जो नॉन टेक्निकल है। जी मिलेगा, मैं कह रहा हूँ, फॉर श्योर मिलेगा। अब आ जाते हैं बिल्कुल जिन्हें कुछ नहीं आता, लेबर। वो क्या सोचते हैं सर, अब गाड़ियों की वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की, वो कहते हैं तो लगाओ इंडस्ट्री। मैं एक इंडस्ट्री की बात करता हूँ, ज़्यादा पे नहीं जाता। लगी इंडस्ट्री सर, इंजीनियर ने उसकी फिक्सिंग शिक्सिंग की, मान लिया।
इंजीनियर गोदाम से जाके मशीन एक हद तक उसको ट्रैक पे उठाती है और लगाती है। आपने देखा कभी जी जी। ऑटो प्लांट देखा जाके? हाँ जी। और एक हाथ से जब होता है, जब उन लोगों को लेबर को उठा के रखना पड़ता है, वो कौन है? वो ये अमेरिकन करेंगे? कौन करेगा? वो फिर ये करेंगे जो लेबर करेगी सर। वो टायर किसने उठाने हैं? वो पार्ट्स उठा के मशीनों में सेट करने हैं, जिसने ऑटो फिक्सिंग करनी है, वो कौन रखेगा? वो क्या सारे कंप्यूटर लगा देगा? या वो जैसे आजकल वो आई हैं दुल्हनें आ गई हैं रोबोटिक, क्या वो वैसे ही रोबोटिक खड़े कर देगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है सर। ले मैन टिल अप, फ्रॉम बॉटम टिल अप, हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी है। ट्रंप हो जाए या कोई भी आ जाए, अमेरिका एक इमिग्रेंट लैंड है और वो इमिग्रेंट ही रहेगा। आप अमेरिका विजिट करें, लोगों को तशवीश है, मैं उनको कहता बिल्कुल कोई तशवीश का ना करें, थोड़ा सा रुके रहें, थोड़ा सा रुके रहें। ये गुस्सा, एक मैंने मिसाल दी थी किसी को, आपकी वालदा है ना, वालदा यार जी जी माशाल्लाह लंबी जिंदगी दी, वालदा ने कोई मारा है आपको बचपन में? जब मारती है तो उसके बाद प्यार ज्यादा करती है ना। द सेम थिंग, ये एक सर जनरल फिनोमेना है। मैं कोई गैर मखलूकाई या गैर वो बात नहीं कर रहा। यानी कि हम वेट कर रहे हैं कि कब हमें अमेरिका प्यार करेगा, लेकिन इन बिटवीन जो लोग अभी इस वक्त राइट नाउ जब हम ये बात कर रहे हैं, तो जो लोग अमेरिका की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमने अमेरिका में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, उसका प्रोसेस, उसका क्राइटेरिया वो क्या है? अगर मैं एक आम बंदा हूँ और मैंने अमेरिका जाना है और मैंने इमिग्रेशन अप्लाई करना है, तो व्हाट्स द स्टेटस राइट नाउ? जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बात की है कि अमेरिका में जो लोग हैं, मतलब इमिग्रेशन या और क्या तरीके हैं या स्टेटस चेंज करने के, मैंने आपसे कहा इसमें मल्टीपल वेज हैं जो लोगों को नहीं पता। अब मुझे आप दो बातें बताएं। देखिए, अगर मैं टर्म्स के हिसाब से बताऊंगा तो शायद आपके व्यूवर्स जो हैं वो आपको मैसेजिंग करें या फ़ोन करें या बॉदर करें, तो मैं सिंपल आवाज़ में समझा देता हूँ उसको लैंग्वेज में। सर, अमेरिका में ना डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो होता है डिजिटल नोमैड, तो भी अमेरिका ने शुरू नहीं किया, लेकिन जब वो करेगा तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको भी साइड पे रखते हैं, जल्द होने वाला है। हम वापस आते हैं कि अमेरिका में इमिग्रेशन। सर, अमेरिका में वर्क परमिट्स वेरी डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए जो मतलब आप जैसे हैं। अब आप कहना मैं अगर वर्क परमिट पे वहाँ जाऊँ तो इट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट। कभी होता था, उन्होंने बड़ा प्रमोट किया, आईटी के कुछ कोर्सेज करके लोगों को बहुत लिया है उन्होंने, लेकिन अब वो उनकी फुलफिल हो चुकी है। अब तरीका ये है सर कि अगर कोई बंदा, कोई भी आदमी है, उसके बाद 50,000 प्लस $1 कह लें, $70,000 कर दें, तो वो वहाँ जाने के बाद किसी कंपनी में शेयर बाय करके लीगली, ठीक है ना, अपने वीज़े को, अपने स्टेटस को चेंज करवा सकता है, नंबर 1, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई करेगा तो आप इसके नीचे जो आप डालते हैं वो क्या कहते हैं हैशटैग, वो आप दे सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात सर, अगर वहाँ पे कोई है और विजिट वीज़े पे किसी स्टेटस पे, अच्छा इसमें भी आप विजिट वीज़े पे जाके कर सकते हैं, आप अपना स्टेटस चेंज, फिर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। दूसरा, आप वहाँ पे कोई ऐसी एक्स्ट्रा एबिलिटी के तहत जो आपके पास है, जैसे कि अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आपने कोई 18 ईयर्स का कोई किया और उसके साथ कोई 5 साल का एक्सपीरियंस है कोई स्पेशल फील्ड में, वो लोग जो एक्स्ट्रा एबिलिटी, मतलब आप साइंटिस्ट कह लें या अपनी फील्ड के गुरु कह लें आप अपनी, ठीक है ना, दे आर वेलकमिंग। काफ़ी कंट्रीज इंक्लूडेड अमेरिका भी, कनाडा भी करता है, सब करते हैं। ये भी सर आपके फैमिली प्रोग्राम में, इमिग्रेशन ही कहें आप, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे चल जाए तो $5 लाख प्लस में, वो बड़ी बात है, उधर नहीं हम जाते, ठीक है ना। हम जाते हैं जो नीचे लेवल पे। अगर आप वहाँ पे विजिट वीज़े पे, किन किन सूरतों में आपका स्टेटस चेंज हो सकता है? अगर आप वहाँ पे किसी सिटीज़न के साथ शादी करते हैं, ठीक है, तो आपका स्टेटस चेंज होता है। आप उसके इंडेफिनेट जो कि उनकी कैटेगरी है, जब आप रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं वहाँ पे, तो उसमें उनका के टाइप वीज़ा में चले जाते हैं, ठीक है। उसमें आप I-130 पटिशन फिल करते हैं, वो वेरीफाई होती है, आपको वो 2 महीने देते हैं, 90 डेज देते हैं, सॉरी, कि आप वहाँ पर अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करें। मैरिज रजिस्टर्ड होती है, वेरीफाई होती है, उसमें भी आपको चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप वहाँ पे किसी कंपनी में जॉब ऑफर ढूंढें और वो उनका लेबर डिपार्टमेंट वेरीफाई करे कि ये लोग यहाँ पे नहीं हैं, सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट नहीं अवेलेबल, तो वो आपको वो भी जॉब मिल सकती है। नंबर 2, जो वहाँ पे रेस्टोरेंट है, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, उनके पास जो लेबर होती है, जैसे कोई तंदूर पे काम करने वाले,
टिक्का लगाने वाले, देसी खाने बनाने वाले, ऑलवेज उनके लिए जॉब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वो कैटेगरीज हैं, क्योंकि वहाँ एक तरीका है। तरीका ये है, एक तो इन्वेस्टमेंट में आपको बता दिया जो लोगों को नहीं पता कि आप 50,000 प्लस इन्वेस्टमेंट लीगल चैनल से, वो अमेरिका में जो गई कैसे गई, वो ट्रेड लीगल होनी चाहिए। वहाँ पे आपने जो कंपनी में शेयर होल्डिंग की वो लीगल होनी चाहिए, कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो लीगल होनी चाहिए, तो आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। ठीक है, पाथ टू वर्ड आगे फिर फ्यूचर में। अच्छा, दूसरा आपको मैंने बताया कि वो मैरिज करके। तीसरा वो लोग जो जिनका काम ऐसे जो अमेरिका में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, जैसे कोई तंदूर पे नान लगाने वाला, रोटियां लगाने वाला, जो टिक्का कबाब बनाते हैं, या कोई बारबेक्यू या कोई खाने बनाते हैं देसी, उनके लिए सर वहाँ के एक असूल है। अब जो वाइट कॉलर जॉब है ना सर, उसके लिए वो सबसे पहले वहाँ पे उनका लेबर डिपार्टमेंट एनओसी लेने से पहले कहता है कि इसको पब्लिश करें। वो एक अरसे तक उसको पब्लिश करते हुए उनकी लिमिट होती है। अगर उसमें वो बंदा अप्रोच कर ले तो वो उसको कैंसिल कर देते हैं, और अगर अप्रोच ना करे तो वो 2 या 3 टाइम उसको वेरीफाई करने के बाद एनओसी जारी कर देते, फिर तो बंदे का हो जाता है। लेकिन जो वहाँ पे अवेलेबिलिटीज नहीं है उनका इमीडिएट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये जो अभी चल रहा है B2B वीज़ा, NIW इसका कैटेगरी, ये NIV होता है। बार मैं बताता हूँ सर, जो मैंने आपको बताया, जैसे EB है कैटेगरी, EB2 है, EB1 है, ठीक है, E कैटेगरी है, बेशुमार है। ये वो चीज़ें, इनमें सर सब में 2-3 चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट बेस्ड मैंने आपसे बताया, ठीक है, वहाँ पे सबसे जो ईजी है वो ये है। एक्स्ट्रा एबिलिटी बोल चुका हूँ मैं, सब इसी कैटेगरी में आते हैं, सब इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। अमेरिका में इसके अलावा जो वीज़े अब अमेंडमेंट्स आएंगी ना, तो वो ईजी होंगी। लेकिन अगर वहाँ पे देखें, अभी तो मैं सजेस्ट नहीं करता, आपने 5 जितने भी आपके व्यूवर्स हैं वो थोड़ा सा रुक जाए। नई पॉलिसी भी देखें, इन्होंने अपने सीन ये किया कि जितने ये हम थर्ड वर्ल्ड में ना, इनके जो सिक्योरिटी सिस्टम ये नहीं कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना, उसकी स्कैनिंग को ना री-वेरीफाई करने का सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो वो आने दें, और जो इनकी पॉलिसी चेंज हो रही है होने दें, राइट। तो इंशाल्लाह अमेरिका। अच्छा, ये कुछ ऐसे भी तो होते हैं लोग जो घर बैठे खुद से जॉब सर्च कर रहे होते हैं, जॉब हंट कर रहे होते हैं, और अचानक वो उनको किसी कंपनी में ऑनलाइन कोई ऐसा ताल्लुक वास्ता बनता है, वहाँ से उनको ऑफर हो जाती है जॉब। ऐसे लोग भी होते हैं जो बगैर किसी क्राइटेरिया के या बगैर किसी एक चैनल के वो खुद से जॉब ढूंढ लेते हैं और वो अमेरिका या किसी कंट्री जा सकते हैं। जी होते हैं। इनकी क्या तादाद बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? देखिए मैं बताऊँ, इनकी तादाद बहुत कम है। उसकी लेक ऑफ अवेयरनेस, की ये बात मैं बताता हूँ। देखें, अमेरिका में अगर आपकी फ़र्ज़ करें आपकी या किसी की वाइफ है अमेरिकन सिटीज़न है, या वो खुद अमेरिकन सिटीज़न, उसकी वाइफ लोकल है, तो अगर उसने उसका भी अप्लाई करना है ना, तो वो खुद क्यों नहीं करता, वो हमें क्यों करते हैं? उसके रीज़न सर, उसमें अगर आपने देखें, कभी आप सर्च कीजिएगा, जो उनकी बेसिक्स है ना। अब एम्बेसी वाले भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, आपके बहुत बड़े लॉयर आते हैं मेरे पास, मैं नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान के टॉप लॉयर, उन्होंने बेटी के लिए आए थे मेरे पास, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी आप, कहते जी एम्बेसी कहती है कि आप खुद, उन्होंने कहा कॉन्स्टेंट लॉयर ने, कि आप किसी कंसल्टेंट से रुजू करें अगर आपने इसके CR1 कैटेगरी में करना है। CR1 कैटेगरी होता है स्पाउस का जो वीज़ा है, विद इन 1 ईयर के टेन्योर में शादी हुई हो तो बात ये कि हर बंदे को अवेयरनेस नहीं है। जो अवेयर्ड हैं, खासकर IT के कुछ लोग हैं जिन्होंने किया है सक्सेसफुली, सर IT डिमांडेड है, अभी भी उस पर मिल जाएगी जॉब, क्योंकि आप देखें, आपको गूगल उठा लेता है या वहाँ पे कोई बड़ी IT कंपनी ले लेती है, तो वो फिर कोई वो उसमें नहीं है कि आपको नाम। इस वक्त अमेरिका के अंदर विजिट वीज़ाज़ के हवाले से क्या सिनेरियो है? अगर कोई विजिट करने जाना चाहता है, उसके लिए पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं आजकल? देखें, मैंने आपसे बताया कि रिसेंटली जो है ना, अगर आप थोड़ा सा रुक जाए, कुछ महीनों के बाद विजिट वीज़े की रेशियो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हर प्रोग्राम में कह रहा हूँ, जो मेरे दोस्त मुझे फ़ोन कर रहे हैं मैं उन्हें यही कह रहा हूँ, थोड़े से पेशेंस से जो हो रहा है होने दें, ठीक है, गिरने दें इमारत को। जब तामीर होगी ना, आपको अच्छे बेडरूम मिलेंगे, अच्छे रूम मिलेंगे वहाँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कनाडा की। जी, आजकल तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसका बड़ा जोर चल रहा है और हर बंदा बात करता है कि हमने इधर जाना है।
अब ऑस्ट्रेलिया से पहले कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर आजकल कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ जॉब्स के इशू चल रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, कुछ उनकी अमेरिका के साथ भी कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। इस वक्त कनाडा का सिनेरियो क्या, अगर कोई जाना चाहता है कनाडा? जी मैं आपको बताऊँ सर, कनाडा ने ना, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ अमेरिका देगा, ऐसी कनाडा ने इतना वीज़ा इशू किया। अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान में मैंने ऐसे लोगों को लग के देखे जो देखे जाए डॉक्यूमेंटेशन उनकी कुछ स्ट्रांग नहीं थी, और फिर मुद्दत क्या थी, जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है उतना वीज़ा दिया उन्होंने। ठीक है सर, अब ये पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, यही इंडिया के साथ किया, यही बांग्लादेश के साथ किया। फिर स्टूडेंट कैटेगरी में बहुत दिए, विजिट कैटेगरी में बहुत दिए। फिर सर उन्होंने IMP के तहत इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, जो ये कोविड के दौरान हुआ था, ये पहले सर ये होता था सिर्फ ट्रेड ट्रीटी के अंदर जो आते थे, यानी मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा, पहले इनकी लेबर सिर्फ यहीं से आती जाती थी। लेकिन जब कोविड आया तो इन्होंने उसको इनहांस कर दिया फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। तो क्या हुआ सर, उसके तहत बहुत ईजी वीज़े मिले, लेबर बहुत गई, वर्क परमिट बहुत मिले। अच्छा, फिर सर इन्वेस्टमेंट आप यकीन करें C11 कैटेगरी में, ठीक है, और PNP प्रोग्राम में, ठीक है, IMP प्रोग्राम में उन्होंने इतना वीज़ा दिया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते सर, इतना कम इन्वेस्टमेंट पे वीज़े। लेकिन आजकल अगर कोई जाना चाहता है तो एक आम बंदा जो देख रहा है उसको क्या रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, उसके लिए एज कितनी है, आइल्स करना नहीं करना, इमिग्रेशन के लिए क्या स्किल्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या इसमें? देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी आपने मुझसे एक क्वेश्चन ये किया है कि वहाँ पे अब जो सिचुएशन है, रिसेशन है, ये है, उसकी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो लोग जब सर वो सब लोग वहाँ पे चले गए तो सर वहाँ पे जो रहायशी जगह थी वो मिलनी बंद हो गई। आपने सुना होगा कि स्टूडेंट्स टेंटों में रहे ठंड में जी, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलती थी। अमूमन बेसमेंट्स स्टूडेंट्स के पास होती हैं। अगर आप कभी गए टोरंटो, वैनकूवर, कहीं भी, तो सर तादाद इतनी बढ़ गई, विजिट वाले गए उन्होंने वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है, जो वर्क परमिट पे गए वो तो अपनी फैमिलियाँ ले गए, सब ने सर वो क्राउडेड हो गया ओवर, ठीक है। उसकी वजह से जॉब, लोग ज़्यादा थे, जॉब्स कम थी, घर कम थे, लोग ज़्यादा थे, रिसेशन आना था। अब क्या हो रहा है, अब जब से, अब मैं आपको थोड़ी सी नवीद देता हूँ इस प्रोग्राम से। अब इन्होंने पीछे एक अनाउंस किया, जैसे ट्रम्प साहब ने किया, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने भी किया, कि हम, जो अंदर की बात बता रहा हूँ, पब्लिश हुई थी लेकिन आम पब्लिक साइट्स पे नहीं हुई, कि जो वीज़े की मियाद है ना वो पासपोर्ट वाली नहीं देंगे। अब आपका पर्पस ऑफ विजिट जो है ना वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपको 15 दिन का वीज़ा देना है या 6 महीने का देना है। अच्छा, तो ये भी उम्र से, और वो भी है, ऐसा हुआ भी है। पहले कभी इमिग्रेशन, कनाडा, अमेरिका की इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रो के थॉरोली क्वेश्चंस नहीं करते थे। मुझे क्यूज से फ़ोन किए कई क्लाइंट्स ने, कंफ्यूज्ड रेगुलर ट्रैवलर्स, वो खड़े, यार घंटा हो गया, हम तो घबरा गए यार, कुछ कर रिपोर्ट तो नहीं करेंगे। मैं, क्यों करेंगे, टोरंटो एयरपोर्ट से कॉल आई है मुझे, अच्छा, क्यों करेंगे? कहते सर इतनी लंबी लाइन में करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बहुत डिपोर्ट कर रहे थे, वो देख रहे थे, घबरा रहे थे। लेकिन सर अब जो होना है ना, जो फ्यूचर तय होना है वो ये होना है सर, कनाडा ने कुछ अरसे के बाद, अभी उसने मैक्सिको से यूरोप से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, थोड़ी सी ये पॉलिटिकल ग्रिप चल रही है। लेकिन मैंने आपसे कहा ज़्यादा नहीं मैं टाइम कह रहा लोगों को, थोड़ा सा अर्सा वेट करें। हाँ, अभी अगर आप कहते हैं कि यार अभी हम क्या करें, अभी वीज़े तो यार लगते हैं जो जेन्युइन है, और वो लोग जिनके C11 कैटेगरी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, अगर आप $75,000, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और उनसे उनकी इकॉनमी को फ़ायदा होता है, उनकी लेबर आप लगाते हैं और उनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट देते हैं जो उनकी इकॉनमी को बूस्ट करे, यस दे आर गिविंग यू विद योर फैमिली, कम C11 कैटेगरी में जाएं और वो आपको वेरीफाई होने के बाद अल्टीमेटली PR देते हैं और फिर सिटीज़न का पाथ है, बॉस 75,000 से शुरू हो जाता है। अच्छा, इमिग्रेशन के लिए कनाडा की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, जो कि आम बंदा करता है बात, कि एज कितनी होनी चाहिए, आइल्स क्लियर करना ज़रूरी है, एजुकेशन कितनी होती है अगर आप इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन है। हम लोग ना दौड़ में पड़ जाते हैं कि यार इस तरह जो लोग ट्रेंड में है ना, इस तरह हम चले जाएं, इस तरह हम ये कर लें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपने मुझसे एक अमेरिका के बारे में क्वेश्चन किया था, मैं उसको कनाडा पे ले आता हूँ। सर्च करना है ना भाई, तो जॉब ऑफर कनाडा की क्यों नहीं मंगवाते आप? ठीक है, कनाडा से जॉब ऑफर मंगवाएं,
कनाडा की जॉब ऑफर बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आपकी जॉब ऑफर वहाँ से आती है तो आपको मैं गारंटी देता हूँ वीज़ा आपका लगेगा। अगर आपको क्रिमिनल या किसी और चीज़ में नहीं है तो आपको वीज़ा मिलेगा। अब आ जाते हैं इमिग्रेशन की बात। सर इमिग्रेशन की जो रेशो है ना कभी बहुत ज़्यादा थी, मतलब सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा था। अब बीइंग ए कंसल्टेंट वो सक्सेस रेट नहीं रहा। अच्छा, हाँ, अब सक्सेस रेट कौन सी इमिग्रेशन को मिल रहा है? जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है या जो प्रोविंस के प्रोग्राम है। फेडरल में सक्सेस कम हो गया। अब उसका क्या होता था मैं बताता हूँ। अगर कोई ग्रेजुएट है, डिग्री तक है, ग्रेजुएशन की है, वो कहते थे हम नहीं जाते। भाई वो भी जा सकते थे, जाते हैं। उसके साथ आप एक्सपीरियंस ऐड कर देना, 2 साल की जगह 5 साल कर दें, स्कोरिंग पूरी करें ना। सर ये थोड़ा सा टेक्निकल है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा देखें समझे। लोग पता क्या करते थे, कंसल्टेंट बताते नहीं थे। एक बंदे ने ग्रेजुएशन की है, क्रॉस कर दिया उसको ये नहीं बताया कि आपके एक्सपीरियंस कितना है। अगर वो एक्सपीरियंस और उसके मिसेस के वो जॉब करती हैं या उसकी मिसेस की भी स्टडीज़ ग्रेजुएशन या प्लस है, वो भी उसी तरह है। ठीक है, स्कोर तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है ना। आप इमिग्रेशन की ना बात करें, इमिग्रेशन में तो बहुत लंबी पॉलिसी है। अब वो बात करें जो एक आम आदमी, आप कहते हैं कि इस टाइम हम बात करें आम लोगों की जो आपको सुनते हैं, आपके व्यूवर्स हैं या जो मजीद बढ़ेंगे, कि यार एक बात तो सही है कि वो खुद अप्लाई नहीं कर सकता। कनाडा की जो आपने कभी देखा खोल के? नहीं। इसकी साइट पे कभी जाइएगा। अच्छा, ये जो आप, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जानने वालों में जो वेबसाइट खोल के वहाँ से कहते हैं जी हम अप्लाई कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ हैं, हम इतना पढ़ा लिखे हैं, हमारी ये एज है और हम आइल्स भी दे चुके हैं। और अच्छा वो अभी तो हम बैठे हैं, मेरे अभी यहाँ पे मेरे असिस्टेंट भी बैठे हुए हैं, वो आपको 2-3 नाम ऐसे बता देंगे जो कोशिश करके वापस हमारे पास आ गए थे, यार अभी यहाँ पे फंस गए, ठीक है ना, ये हमसे गलत हो गया। एक था वो था कि उन्होंने अपना भाई मैंने कहा कि जो एक्स्ट्रा एबिलिटी प्रोग्राम है एक्सेप्शनल में, उसमें उन्होंने किया था, लेकिन वो क्योंकि चीज़ों को कवर नहीं कर पाए थे, ठीक है, ताकि उनकी स्टडीज़ PhD थे, वो वैलिड थे। लेकिन वो आके क्या हो गया, जब उन्होंने देखा कि आप हमारे कंट्री को कहाँ बेनिफिट दे रहे हैं, उसको समराइज नहीं कर पाए। देखिए ना सर, हमने आप जैसे आप हैं, आप मुझे कहीं से भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये आपकी जॉब है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आपने मुझे कहाँ से घेरना है, कि किधर क्वेश्चन करूंगा, मैं कंफ्यूज होऊंगा, ये क्या। सर हमें कंफ्यूज नहीं करते। हमारे पास जो लोग आते हैं ना, हमें अपनी पता है जॉब का कि हमने इस क्राइटेरिया को इस तरह फुलफिल करना है। अब वो क्या है, अब आप मुझे बताएं, अमेरिकन साइड पे अगर कभी करें या CIC को मेल करें, आप कुछ करें, वो आपको यही कहेंगे कि प्लीज कांटेक्ट विद, अब उधर जो रीका ID होल्डर्स हैं वो सारे रेगुलेटेड अटर्नीज है ना। अब मैं डायरेक्टली कोशिश नहीं करता कि मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं, हमारी कोलेशन में वहाँ पे कंपनीज हैं जो हमारे कोलेशन पार्टनर हैं, वो रेगुलेट है वहाँ के अटर्नीज। हम उनको सम अप करके केसेस यहाँ से भेजते हैं और जो फाइनल होती है वो करते हैं। अगर आप इसको बाय पास करके कहते हैं तो मैं मानता नहीं हूँ, बड़ा रेयर चांस होता है। ठीक है, ये नहीं कि फिलहाल मामला थोड़े से वहाँ पे स्मूथ नहीं है, थोड़े से भी रफ चीज़ें चल रही हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट पे जाना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पर बेटर है। अच्छा, कनाडा के अंदर तो खैर बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं, एरियाज़ की, सर्दी बहुत है वहाँ पे, वेदर कंडीशंस कैसी हैं, इसको हम छोड़ते हैं। अब कनाडा के बाद, क्योंकि मैंने आपको कहा टाइम थोड़ा चीज़ें बहुत सारी हमने डिस्कस करनी है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी एक तादाद है जो ऑस्ट्रेलिया में है भी और मूव भी कर रही है और करना भी चाह रही है, प्लान भी कर रही है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, वो वीज़ाज दे रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से? क्या देते हैं सर, उनके तो कई ऐसे प्लान्स हैं जो कि ग्रेजुएशन से भी शुरू हो जाते हैं, एक्सपीरियंस बेस है, उनको रिक्वायर्ड है, हमेशा रहे। देखिए आपने बड़ा अच्छे कंट्रीज को पिक किया, मेरा ख्याल आपने पूरी रिसर्च की हुई है। जी जी बिल्कुल, जो सुनते हैं हम लोग, जो आम बंदा सुनता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। मज़ा पता है क्या बात है, मज़ा तभी आता है कि जब किसी नॉलेज आदमी से बात करें ना। अब आपको पता है कि ट्रैफिक किधर की है, लोगों की ज़्यादा तादाद कहाँ पे और जाना भी कहाँ ज़्यादा चाहती है, तो उसके लिहाज से आपने बहुत अच्छे कंट्रीज पिक किए। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली सर, ऑस्ट्रेलिया में सर कई तरह के, उसमें वो वर्किंग, उसमें क्लास को भी अलाउ करते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में वर्क परमिट्स भी देते हैं, उनके आते हैं, उनकी कुछ वो कहते हैं ना कोई पॉलिसीज़ हैं, बस वो आपने फुलफिल करनी है, ठीक है ना। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर, लोगों को कन्फ्यूजन है सर, लैंग्वेज बैरियर हर क्लास पे नहीं लगता। मुझे बताएं आप, क्या हर क्लास पे लैंग्वेज बैरियर लगा सकते हैं? लेबर है, लेबर ने जाना, एक प्रोविंस है, वो कहता है कि जी हमें
गोदाम में वजन उठाने वाले लोग चाहिए। अब क्या उसका लैंग्वेज टेस्ट लेंगे? आप बताएं, मैं आपसे सवाल करूं। ऑब्वियसली नहीं। पढ़ा लिखा कब होता है यार? लोडर कब? लेबर हुआ, हाँ। उसको क्या, उसका क्या वो नहीं जा सकता? क्या है वो? इमिग्रेशन कर ले, वर्क परमिट कर ले। इसी तरह सर ऑस्ट्रेलिया में भी। तो लोग जो आपके व्यूवर्स हैं जो सुन रहे हैं, जब आप जाते हैं मैनेजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल और अबव, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पॉलिसीज शेक होके उस मेरिट पे जाती हैं, जो कि काफ़ी, जिसमें लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं। आईएस करना है या ठीक है ना, फ्रेंच है आईएस। कनाडा में आप फ्रेंच के भी, अगर आप नहीं इंग्लिश में, अगर आप फ्रेंच में है तो कई प्रोविंस है, अल्बर्टा और कई ऐसी जगह में जो उसको ऑनर करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कई कंट्रीज हैं। और कुछ जो है बेसिक, आपको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए। कनाडा में कुछ ऐसे प्रोविंस है कि आप कहीं कोर्स करें, उसका सर्टिफिकेट लें, ठीक है ना, कि जी हाँ जी इससे बेसिक लैंग्वेज आती है, तो वो भी ऑनर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है। मेरा मकसद आपको समझाने का, सारी कोई एक ही बात में सम अप कर रहा हूँ ताकि आपकी कंट्रीज़ की जो आपके व्यूवरशिप है, जिन कंट्रियों में उनका इंटरेस्ट है, वो उसको अच्छी तरह जान लें। सर ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स बहुत हैं, बहुत वीज़ा मिलता है ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट का, मैं आपको सही बता, जो एलिजिबल है। आप उधर के लिए लैंग्वेज कोई मसला नहीं, लोग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे बहुत आगे फॉरवर्ड हैं। हमारे वक्त में यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल कुछ और थे, अब कुछ और है। स्टूडेंट्स आर वेरी फॉरवर्ड। बट इमिग्रेशन के लिए मेरा क्वेश्चन है कि इमिग्रेशन के लिए क्या क्राइटेरिया? मैं भी आपकी तरफ आ रहा हूँ ना। अब आपको हम नीचे से, ताकि आप कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए कि बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो। सर इमिग्रेशन पूरी दुनिया में सबसे जो आसान है ना, वो बिजनेस यानी कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी फैमिली है वहाँ पे, आपकी जो आपके फर्स्ट किन में आते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस हैं, या अदर रेलिवेंट जो आपके फर्स्ट ब्लड रिलेशन में आते हैं, तो वो आपको स्पॉन्सर करे, वो हो जाता है। इमिग्रेशन में ही आते हैं ये सब, ठीक है ना, इमिग्रेंट्स ही कहलाते हैं। या वो लोग जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो नंबर 3 कि आप ऐसी प्रपोजल लेके आए बिजनेस की जो उनकी इकॉनमी को फ़ायदा दे, ठीक है, वो हो गया। सर थर्ड चीज़ ये है, मैंने आपसे अभी भी कहा है, पूरी दुनिया में एक चीज़ है कि आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी विद डिग्री विद एक्सपीरियंस, तो किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन आपकी खुली है। नॉट स्पेसिफिकली कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप किसी भी कंट्री में जाए, अगर आपको उन्होंने कोई यानी कि वीज़े के तौर पे कोई बैन नहीं, या उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया हुआ, स्लैब क्लोज नहीं की हुई, तो वो आप हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको विजिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी को जो एलिजिबल है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस इमिग्रेशन आपने लेनी है, आप वहाँ पे शेयरिंग होल्डिंग पे बिजनेस इमिग्रेशन ले सकते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है, इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं यार कुछ भी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है, सर है उसका भी। उनका प्रोसीजर ये है कि अगर आप को वहाँ से कोई कंपनी है, अभी ज़्यादा हॉट क्या है, कोई इंडस्ट्री बताएं आप, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए टेक्निकली बात कर लें, किसी की टेक्निकल आईटी की बात आईटी की कर लें। सर अब आईटी में उनको कोई चाहिए जो प्रोग्राम डेवलपर होता है, क्या ये जो कोडिंग वगैरह करते हैं, हाँ जी, कोडिंग करते हैं, ये बंदा चाहिए। तो सर वो आप उधर से उनसे एक लेटर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देख के उनको आपको वेरीफाई करके जॉब ऑफर देंगे। आपका एक वो इंटरव्यू करेंगे ऑनलाइन, क्या कहते हैं, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू करने के बाद वो आपको जॉब ऑफर देते हैं। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन इधर से जितनी डिग्रीज हैं अटैच करवाएं, अटैच करवाने के बाद आप उसका जो अप्लाई करें, यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है, फिर वहाँ जाके उसको आपको। अच्छा, जब मैं ऑस्ट्रेलिया को सर्च कर रहा था साकिब साहब, उसमें जो कैटेगरीज मेरे सामने बड़ी ज़्यादा जिससे बात कर रहे थे बहुत सारे लोग, वो कर रहे थे 491, 190, 189, क्या ये कैटेगरी? देखिए मैं बताता हूँ, अभी मैंने आपसे एक बात की थी, देयर इज 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस हैं। मुझे एक बात का इल्म है, ठीक है, मैं आपके साथ इन कैटेगरी पे बात कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ इसी में फॉल करती हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये कहा गया है, मुझे ये सिखाया गया कि तालीम का होना बड़ी बात नहीं है, तालीम के साथ हिकमत का होना ज़रूरी है। अगर मैं बाहर निकल के आपके जो बाहर गार्ड है उनसे मैं इंग्लिश में 1 घंटा बात करके तो चला जाऊँ, तो बाद में आप गार्ड से पूछें क्या कहा इसने, तो क्या कहेगा, पता नहीं की बकवास करके। तो व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने ये सब कुछ बता दिया कि जो जो होता है, अगर तो आप इसे करते हैं, मैंने शॉर्ट कर दिया, तो मैंने कनाडा को बताया। सर
सब इसी में फॉल करती हैं सर। बिजनेस में, इमिग्रेशन में, कोई बंदा अगर आपने इसको देने हैं तो मैं आपको पूरी वो भेज देता हूँ, आप अपने हैशटैग के साथ सब लगा दें। मेरे इंटरव्यू को इसलिए सिंपल रहने दें ताकि जो जनरल पब्लिक है उन तक ही जाए। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनको पता हो कि ये बिल्कुल उससे रेलेवेंट है। मैं आपको ये सारा भेज दूंगा, जो जो आपके एफ में आते हैं, उनकी अदर इमिग्रेशन में स्टूडेंट कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी है, सारी डिटेल आपको मैं दे दूंगा, बल्कि मुझसे ज़्यादा आपने सर्च की हुई है। अच्छा, मैं इसलिए थोड़ा सा आम बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि मैं अपनी बात कर लेता हूँ। चले जी, मैं कहता हूँ मैं 35 साल का हूँ, ठीक है। मैंने एजुकेशन के अंदर मैंने एमफिल किया है, मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा है और मैंने ऑस्ट्रेलिया मूव करना है। अब मुझे पता नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या है। हाँ, मैंने बाहर जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है। अब मैंने कैसे करना है अप्लाई? बहुत अच्छी बात की सर। मुझे किसके पास जाना है, जाके मुझे क्या कहना है उसको? मुझे कोई नहीं पता कि आइल्स कहाँ रिक्वायर्ड है, कहाँ नहीं है। मैं फॉल किस कैटेगरी में करता हूँ, जो कि आपने बताया बहुत टेक्निकल चीज़ है, मुझे नहीं पता। तो इसका प्रोसेस अगर आसान लफ्ज़ों में हम इसको क्विकली समराइज़ करें। देखिए मेरी बात सुनो, वैसे तो मैंने आपसे कहा ना कि क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कहता कि मैं जो ये बात आप मुझसे कह रहे हैं, हम आपकी पॉडकास्ट में लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ मेरे पास आपको पहले बताया कि मैं टोटल अपना टाइम उसको इसलिए रखता हूँ कि मेरे पास एग्जैक्ट लोग हैं, मैं इतनी ट्रैफिक नहीं ले सकता। तो आपके तवज्जो से मैं आपको आप पे ही रख के बात करते हैं। आपने सोशियोलॉजी की हुई है, आपने एमफिल किया हुआ, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये देखें कि आपकी फील्ड जो है सोशियोलॉजी सोशल वर्क में आती है, ठीक है। इसमें एनजीओज के अलावा कौन से आते हैं, मुझे थोड़ा सा गाइड करें ताकि मैं आपको। सोशल वर्क की चीज़ें आती हैं, मोस्टली एनजीओ से आती हैं। अब आपको मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैंने आपको बताया था, आप इधर सर्च कर ले, मैं आपके सामने बैठता हूँ, मेरे पास कोई गैजेट नहीं है, आपके सामने बैठता हूँ, आप इधर सर्च कर लें, किसी को नहीं पता होगा। सर सबसे मुश्किल वीज़ों में चले जाए ना, अमेरिका से भी ज़्यादा यूके का ही है। अच्छा, यूके? आप यूके के लिए भी एलिजिबल है, मैं बगैर देखे बताता हूँ। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया की में और यूके में फ़र्क है। आपके पास किसी एनजीओ के एक्सपीरियंस है, अभी मैं उधर से आपको उधर लेके आऊंगा, सब क्लियर करता है, क्योंकि ये मैं भूल जाता कि आप जैसे कई लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशियोलॉजी को ना लोग समझते नहीं है। ये बड़ी आपको खुद नहीं कि एनजीओ जितनी सर सारी दुनिया में काम कौन कर रहा है, एनजीओ ही कर रही हैं। जितने यूएनओ क्या है, ठीक है, ये WWF है, वो ये सब एनजीओ हैं। और इसमें जितनी प्राइम पोस्ट पे हैं लोग, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी, आप देखे होंगे। अच्छा, अब आपको मैं बता रहा हूँ, आपने ऑस्ट्रेलिया में आपने सर्च कीजिएगा रात को जाके, आपने देखनी जो वहाँ की बिगेस्ट एनजीओज हैं, ठीक है। अपने प्रोफाइल, अगर आपने पाकिस्तान में प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस भी आपने किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के साथ काम किया, आपने कुछ प्रोजेक्ट को डिलीवर किया, ठीक है, टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी या कोई भी, ठीक है, उसका रिकॉर्ड आपने एनजीओ को बताना है कि आई एम ये मेरी स्टडीज़ है और इस कैटेगरी में मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता रहूँ, ठीक है ना। एंड मेरा अब इंटरेस्ट ये है कि मैं इसको अदर कंट्री में जाके सर्व करना चाहता हूँ। आप मुझे यकीन कर 3-4 एनजीओ को लिखें, एक ऑफर ज़रूर आएगा। अब आपको ऑफर आ गया, आपने किसी के पास नहीं जाना यार, आपने मुझसे सवाल किया मैं क्या करूँगा, ऑफर लें, ठीक है। आपने ऑफर लेने के बाद आपका पहला क्या स्टेप है, अब आपको ऑफर जो मिलेगी वो इमिग्रेशन नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन का कैटेगरी डिफरेंट है, ठीक है। आपका इजीएस्ट है का ऑफर मिली आपको, आपने उस एम्बेसी की साइट से देखना है, जो आपका वीज़ा उसमें आएगा, डी टाइप में आता है, ठीक है, या वर्क वीज़ा कोई आता है, उनकी जो भी कैटेगरी, उसमें जाके आपने उसको भरना है फॉर्म को। फॉर्म को भरने के बाद एज इट इज़ अपनी अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना है, ठीक है, और उधर जाके आपने इंटरव्यू देना है। जॉब ऑफर आपके पास है, ऑर्गेनाइजेशन वेलकमिंग है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको जब जॉब ऑफर भेजती है वो इंडिकेट कर देती है ऑलरेडी एम्बेसी को भी, उसको सीसी करते हैं वो, ठीक है सर। आप बैठे हैं, आपको यहाँ पे वीज़ा लगेगा, शॉर्ट टर्म का लगेगा, वहाँ जाने के लिए बाद कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ कंट्रीज़ जो है वो यहीं से आपको डी टाइप दे देते हैं, 2 साल का, 3 साल का, ठीक है। अब यहाँ पे साकिब साहब एक क्लैश आ गया, बताएं। वो क्लैश ये आ गया कि मेरी तरह के और भी बड़े लोग कंफ्यूज्ड हैं। अब वो कंफ्यूज क्यों हैं? मैं कहता हूँ कि मैंने सोशियोलॉजी किया, मैंने एमफिल भी किया सोशियोलॉजी के अंदर, लेकिन मेरी जो प्रैक्टिस रही है वो मेरी रही है मीडिया के अंदर, जो कि मीडिया स्टूडेंट्स करते हैं, जो जर्नलिज्म पढ़ते हैं, उन्होंने काम उसमें किया होता है। लेकिन मैंने पिछले 8-10 साल से काम इसी में किया है। पढ़ा मैंने कुछ और था, काम मैंने कुछ और कर लिया,
ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। अब अब वो कंफ्यूज है यहाँ पे कि उन्होंने कैसे और कहाँ अप्लाई करना है। यार बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ मुझे क्रिटिसाइज करें ना यार। अच्छा मजे की बात पता है क्या, मैं आपको अब इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, मैं बताने लगा हूँ। मुझे लोग कहते हैं, मेरे पास ज़्यादातर लॉयर्स आते हैं, मेरी अपनी लॉ कंपनी है, लेकिन मेरे पास जितना काम आता है ना सर, वो ज़्यादातर पाकिस्तान के अच्छे लॉयर्स हैं जो मेरे पास आते हैं अपने ले के केसेस। ठीक है ना, फ़र्क क्या है, फ़र्क बताता हूँ। मुझे एक दिन बैठे कहते सर मेरा फ़र्क क्या, मेरा आपने कुछ काम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सर दो तरह के लॉयर होते हैं। एक टू द बुक चलते हैं, जो एविडेंस स्टैब्लिश है वो पेश कर देते हैं। एक वो होते हैं जो टू द बुक नहीं, लॉयल्टी के साथ एविडेंस नहीं है, एक आदमी है वो ट्रू है, तो एविडेंस को क्रिएट करके उसके आगे प्रेजेंट करते हैं। अब आपने मुझे बात का जवाब देना, एक छोटा सा करता हूँ, कट कर रहा हूँ, कर दीजिएगा। एक मैंने इंडिया की फिल्म देखी थी, लॉयर को जानता था कि ये शख्स जो है झूठ बोल रहा है, अब वो प्रूव नहीं कर पाया। कहता मेरी तो मुझे तो नजर नहीं आता, मेरे तो घुटने काम नहीं करते, मैं तो एक छोटी सी वो नहीं टाप सकता। उन्होंने कहा कि जी मैं तो हार गया। वकील साहब बाहर गए, तेल छिड़क के अपने आप को आग लगी, भागता उसकी तरफ आया। उस शख्स ने इतनी ऊंची वो जो थी वो भी कूदी, वो भागता वो पता नहीं कितनी जंपे लगा कहाँ चला गया, तो प्रूफ हो गया ना। प्रूफ हो गया। अब आपकी बात पे आता हूँ, आपने मुझे क्या कहा, मैंने एमफिल किया स्टडी सोशियोलॉजी, मैंने एंकर किया हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। सोशियोलॉजी और जर्नलिस्ट का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो क्या फर्क है? आपको क्या, आपकी क्या है? चले एक पुलिस वाला है, क्या करता है वो ड्यूटी के अलावा, क्या करता है, क्या करता है बताएं मुझे। आप क्या कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं? मैं मालिश की बात नहीं कर रहा, ना व्यूवरशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ना मैं वो थंबनेल की या वो क्या करते हैं बटन दबाते हो, क्या कहते हैं आप लोग, क्लिक बटन जो होता है, क्लिक बटन, ये किसी की बात नहीं कर रहा। आप उन लोगों को उम्मीद दे रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल इस टाइम होपलेस है। आप उन्हें बता रहे हैं इस तरह भी हो सकता है, खुद भी कोशिश कर सकते हो। समझ में नहीं आती जो कह रहे हाय आप कभी अमेरिका नहीं जा सकेंगे, उनको होप दे दिया आपने। डिजिटल कितने लोग हैं, लाखों में हैं जिनको आज उम्मीद दे रहे हैं आप, तो क्या किया आपने? कहाँ रहे कहाँ जर्नलिस्ट है आप? आपने झूठ बोला है, आपने सोशल वर्क किया, इधर बैठ के किया, मैं प्रूव करता हूँ, और इसी को डॉक्यूमेंट में प्रूव करके मैं आपको लेके दूंगा गारंटी। ये मैदान, ये आजमाइश, मेरा ऑफिस आए, मैं आपका केस तैयार करने को तैयार हूँ, और मुझे और क्रिटिसाइज करें, मुझे मजा आता है। ध्यान सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मेरा काम है। आपने डॉट्स कनेक्ट कर दिए सर, आई नो माई जॉब सर। आप जो कर रहे हैं मैं उसको प्रूव करूंगा सर। एक एंकर है, नाम नहीं लेता, अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे लगे, नफीस आदमी है, उन्होंने जाके वो इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें आप क्या कहते हैं उन जर्नलिस्ट को? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। हाँ जी, वो उन्होंने सच सामने ले आए। अब सच बड़ा है या झूठ? सच बड़ा है, तो क्या किया उसने? सोशल वर्क किया सर। सोशल वर्क में मैंने भी वैसे ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब हम बात पहले भी कर रहे थे, बहुत सारे केसेस ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे मामला थे जिस पे मैंने पहले व्लॉग्स भी काफ़ी अर्सा किए, और मैंने बहुत सारी आवाज़ें बहुत लोगों के लिए उठाई हैं, और आज शुक्र अल्लाह का कि उनको होप्स मिली, इंसाफ मिला है, बहुत सारी चीज़ें। अब वो कहते हैं आपने सोशल वर्क बड़े, वो हाँ सारी मौजूद हैं, तो उनके पेरेंट्स मेरे साथ राब्ते में रहे उन बच्चियों के, बहुत केसेस के अंदर। सर आप खुद करें, एक ऑफर ले, केस मैं तैयार करता हूँ, मैं आपके चैनल पे बैठ के कहता हूँ सर, मैं प्रूव करूंगा उन चीज़ों से, उन प्रोग्राम्स की जिनकी वीडियो है कि आप सोशल वर्क करते रहें, और मैं उसको प्रूव करूंगा, उसके फ़ायदे निकालूंगा। यहाँ पे साकिब साहब का फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है कि मैं हम जहाँ पे हम कंफ्यूज है ना, जहाँ पे हमें लग रहा है कि यार मैं जिस तरह से बात कर रहा था और मैं जानना चाह रहा था कि मेरी एजुकेशन ये है और बड़ी अच्छी है, एमफिल मैंने किया है यहाँ पे, लेकिन तजुर्बा मेरा जो है वो 10 साल का है, मीडिया के टॉप चैनल में मैंने काम किया है, एज एन एंकर काम किया, अभी भी कर रहा हूँ, बट आई एम कन्फ्यूज कि मैंने कैसे से डॉट्स को कनेक्ट करना है। तो वो आपने मुझे बताया किस तरह से कनेक्ट होगा, और आपको ये श्योरिटी के साथ है कि ये केस आपने कैसे तैयार करना और कैसे आपने इसको लेकर चलना है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा साकिब साहब, एक चीज़ आपके भी इल्म में होगी और तमाम तर लोग जानते हैं कि जो डंकी का एक मामला है, जो लोग डंकी लगाते हैं किस तरह से वो इबरत का निशान बनते हैं और किस वे से जाते हैं। एक तो पहले बताएं कि डंकी लगाते कैसे हैं, कौन कौन लोग इसके अंदर मुलविस होते हैं और किसका क्या तरीक़ाकार होता है? जी डॉक्टर साहब, ये जो डंकी का लफ्ज़ है ना, ये ऐसे ही है जैसे कि किसी को आप कह दें कि सुसाइड कहते हैं ना, तो डंकी इज सेम सिमिलर लाइक दैट। यानी कि आप ये जो हमारे कुछ देखें, एक पट्टी है पूरी स्पेसिफिक देहात की, मसला डंकी नहीं है खाली,
अंडर एज सर 15 साल 13 साल के बच्चे, अभी इंसिडेंट दिया है पीएम साहब बड़ा स्ट्रिक्टली इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, पीएम साहब को, इदारों को अप्रिशिएट करता हूँ, ये FIA सारे मुतारिक हैं। एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, ये एयरपोर्ट से जहाज़ों से ऑफलोड करते हैं, ये डंकी जो है ना डंकी, सर ये ऐसे नहीं स्टैब्लिश होती कि पाकिस्तान में कोई बैठा है और उसने भेज दिया। पाकिस्तान तो वीज़े पे जाते हैं वो सर, वो लेते हैं ई वीज़े छोटे मुल्कों के, सऊदीया चले गए, ज़ियारतों पे चले गए, बाको चले गए, ईरान चले गए, टर्की चले गए, जो जहाँ जा सकता है वहाँ से सर आगे वहाँ के लोकल एजेंटों के साथ मिल के ये खेल खेला जाता है। अब सर यहाँ से तो एजेंट नहीं या किसी ने भेज दिया, अब वहाँ के बंदों को क्या पता है सर, उन्हें तो पैसे ना मिले तो वो वैसे मार देते हैं। मैंने क्योंकि मिशनरी के साथ बॉर्डर पे जाके सर्व किया है, मैंने देखा है, बचाया है लोगों को कि वहाँ पे क्या होता है। जो माँ बाप आपके प्रोग्राम से सुन रहे हैं ना, वो ये समझे कि अगर वो अपने बेटे को पैसे दे के एजेंट को कोई वीज़ा दिलवाते हैं या वो इसका हिस्सा बनते हैं, तो वो ये बात लिख ले, वो अपने बच्चे के साथ, अपनी नस्ल के साथ जुल्म कर रहे हैं। सर कभी आप फिल्में बन गई हैं इस पर देखें, वो हकीकत है सर, इतना जुल्म होता है। मैं उन साइडों पे गया हूँ, मैं UNO के साथ, मिशनरीज के साथ गया हूँ, ठीक है, वो पूरा मैंने देखा है। उन बॉर्डरों पे सर लोग कपड़े तक उतरवा लेते हैं, जो बच के जाते हैं बेचारों के पास जूते कपड़े सब उतार लेते हैं, ठीक है, तशद्दुद करते हैं, जिनके पीछे से पैसे नहीं ना आते, अच्छा, मारते, भूखा रखते, ठीक है, ज्यादतियाँ करते। मैं क्या बताऊँ, कैमरे पे हो, ठीक है। और माँ बाप सर उनको जो मैंने उस एक प्रोग्राम में कहा सर, 13 साल के बच्चे को एक बाप कैसे भेजता है सर। ये टिकटॉक पे वीडियो देख के कि मेरा दोस्त गया है, वो 15 साल का था, वो यूरोप में वो वीडियो बना रहा है, उसको देख के बाप को कहता है, बाप एक पहली भेजता है और बच्चे को भेज देता है, तो बच्चे को सजा ना दें, उनके माँ बाप को अरेस्ट करना चाहिए ताकि ये ख़त्म हो। सर एक पता है, खुदकुशी गुनाह है, जुर्म है, अगर कोई खुदकुशी की कोशिश करे तो उसको अरेस्ट करते हैं, इसमें करें ना अरेस्ट। सर एजेंट तो बात है, एजेंट तो कभी नहीं रुकेगा, रोकना है तो पेरेंट्स को रोकें, उन्हें कहेंगे अगर आपने गैर कानूनी तरीके से अपना बच्चा भेजा तो आपके वालिद साहब हैं तो वो अरेस्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं देखता हूँ कि तलाक करती है। तो डंकी इज़ नॉट फेवरेबल इन एनी वे, ये क्राइम है सर, जुर्म है। और जो लोग एक्सक्यूज मी, जितने भी ये हादसा हुए हैं ऊपर नीचे, ये सब पाकिस्तान से बाहर से हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं हुए। सर 13 साल 15 साल के बच्चों को मारा है सर में थोड़ियां मारी हैं, जुल्म। बिल्कुल, ये तो हमने कुछ टीवी भी सुना, देखा, रिपोर्ट किया कि किस तरह से वो शिप में से नीचे फेंक देते थे, मारते थे, कुछ तो मर जाने के बाद उनको फेंका जाता था पानी के अंदर। तो बड़ी ये अच्छा सर, एक बात आखिर में मैं कर दूं ताकि मुझे पता आपके टाइम बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आप जो मैसेज दे रहे हैं ना, ये हम नेकी करें, अल्लाह आपको इसके जज़ाए खैर दे। सर मसला क्या है, गवर्नमेंट तक भी जाए पैगाम। सर मसला ये है कि गवर्नमेंट देती है लाइसेंस उनको जो रिक्रूटमेंट एजेंसी या प्रमोटर्स हैं, ठीक है सर, उनको सर यूरोप के कोई कंट्री का मुआहदा नहीं है, एक का था रोमानिया का शायद, या कोई टर्की का में भी 2-3 का ही है, वहाँ लोग नहीं जाते। जिधर लोग जाते हैं ना, उधर के वीज़े वर्क परमिट्स नहीं आते पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये प्रमोटर जितने भी हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी, इनको नहीं मिलते, तो वो फिर क्या करते हैं, फिर इनलीगल वे को इख्तियार करते हैं। एक तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि रेगुलेटर अथॉरिटी बना के जो लॉ फॉर्म्स हैं प्रॉपर, जो लाइसेंस्ड लोग हैं और जो इनको इनका एक्सपीरियंस है, उनसे कहीं भी बताओ तुम कौन हो, उनको कहें भाई इनके थ्रू करें, राइट। और वो जिम्मेदार हो सर। अगर कोई मिस ऐप हो, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो ऐसे तो नहीं बंद हो जाती ना, कोई जिम्मेदारी लेती है, उन पे जिम्मेदारी डालें ताकि लोग सही तरीके से जा सकें, राइट। साकिब चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक लंबा सेशन हमारे साथ लगाया यहाँ पे व्यूज़ मैटर के लिए, और आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, उनके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारी चीज़ें भी और भी मज़ीद थी जाननी डिटेल के अंदर, लेकिन ये इट्स अ वेरी कि बिग डिस्कशन, जो कि एक बड़ी लंबी तवील, उसके लिए एक टाइम चाहिए बात करने के लिए। लेकिन आई होप कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी होंगी जो आप साकिब साहब ने उसकी रहनुमाई कर दी होगी, बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपने दिए हैं। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं साकिब साहब से कनेक्ट करूँ आपके उस क्वेश्चन को और उसका जवाब आप तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया आपके आने का, एंड वेरी गुड मैसेज इन द लास्ट कि आपने जो कहा है कि डंकी वाला काम नहीं करना, नहीं जाना
पाकिस्तान में रहें, इंडिया में रहें, लेकिन ये वाला काम ना करें कि आप खुदकुशी कर लें। ठीक है, राइट तरीके से जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें नाज़रीन, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।